रवि मैं एक आध घंटे से लगाऊं तेरे को फोन, एक आध, है ना? मैं लगाता हूँ, ठीक है? आओ। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, हेलो हेलो हेलो। मैं ये बोला, यदि किसी को अभी कुछ पूछना हो रिगार्डिंग द कोर्स और जो हमने पढ़ाया है तो पूछ सकते हैं जब तक कैंडिडेट जुड़ते जा रहे हैं। चलिए 11 लोग जुड़ चुके हैं। अभी किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का। इस बार हमने जो लिंक भेजा है वह है सेपरेट ग्रुप, जो हमने नया ग्रुप बनाया है LDC एग्जाम 2022, उसी में लिंक हैगा, ठीक है? तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सारे लोग नहीं जुड़ पाए। और एक नई चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें, आपको एक फॉर्म भेजेंगे जिसमें आप ईमेल अपना जरूर दीजिए, ईमेल मोबाइल नंबर। उससे क्या होगा, हम उसको लिंक करेंगे जूम से, जिससे यदि क्लास मिस हो जाती है, यदि आपकी क्लास मिस हो रही है या नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, तो उसके बाद भी आप मतलब जो रिकॉर्डिंग रहेगा उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग हो सकता है 2 घंटे ही रहेगी। तो जैसे क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो 2 घंटे बाद भी आप उसको देख सकते हैं। तो जनरली उसी दिन 12 बजे तक, जैसे आज का है तो वो वीडियो क्या है आपको 12 बजे तक दिखेगा, ठीक है? आप उसको मतलब रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हो सकता है कल से करूँगा, तो एक फॉर्म भेजूंगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल, नेम, फैक्ट्री नेम, ये आपको मतलब एक बार भेजना पड़ेगा ताकि मैं सारे ईमेल को लिंक कर सकूँ। ईमेल वही देना है जो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में लिंक हो, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। मतलब जो मोबाइल में आपका सेट है वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होगा। उससे क्या होगा, आपको एक ईमेल में एक लिंक मिलेगा, लिंक में रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, उसमें क्लिक करके
गूगल ड्राइव से वो चीज एक्सेस होगी, ठीक है। वो लिंक में किसी को आप भेज नहीं सकते हैंगे, ठीक है, क्योंकि लिंक जो रहेगी आपको मतलब लिंक को ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप किसी को भेज नहीं सकते हैंगे। आप कोशिश भी करेंगे तो वो जाएगा नहीं। तो चलिए, हमें शायद कोई कुछ पूछना नहीं चाहता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बार चैट बॉक्स में लिख दें, यदि ऑल क्लियर, दैट मीन्स विजुअल है, वीडियो आ रहा है और ऑडियो भी आ रहा है। तो एक बार कोई भी लिख देगा तो उससे हमको समझ में आ रहा, ठीक है। आवाज आ रही हो हमारी और विजुअलिटी हो तो चैट बॉक्स में कोई भी लिख देगा ऑल क्लियर, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा कि हमको आपका आवाज मिल रही है, ठीक है। ओके ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, आ रही 14 कैंडिडेट हो गए हैं और इस ग्रुप में जो है 17 है, ठीक है। तो 17 है, मतलब 5 कैंडिडेट अभी ऐड नहीं हुए, तो हम उसको देख लेंगे बाद में। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस फर्स्ट सेशन तो आप पूछ सकते हैंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैंगे। चलिए, ठीक है, कोई भी पूछना नहीं चाहता, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो गया होगा, ठीक है। लैपटॉप पे हमारा एपीआर है, स्क्रीन हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट टाइम में जो था हमारा एस्टिमेटिंग कंप्लीट हो गया था, एस्टिमेटिंग के आगे है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये वाला हम देख रहे थे। अभी जो जितने भी हो गए हैं वो 15 लोग हो गए हैं, 4 बच्चे हैं। तो यदि बीच में एडमिट होते हैं तो हम उसको एडमिट कर लेंगे। तो हमने जो एस्टिमेट में देखा था कि स्टैंडर्ड मैन आवर्स जो है, मतलब ऑब्जर्व टाइम टू स्टैंडर्ड टाइम तक हमने देखा था किस प्रकार से एसएमएस बनता है। इसके बाद एसएमएस में यदि कोई चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मतलब कोई चेंजेस की आवश्यकता होती है कि मटेरियल कम है या लेबर में कुछ जोड़ना घटाना, कुछ ऑपरेशन छूट गए हैं, तो इस प्रकार से जब हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एस्टिमेट में, ठीक है। तो एस्टिमेट में मॉडिफिकेशन का यह रहता है कि यदि फर्स्ट टाइम एस्टिमेट बना हुआ है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड एस्टिमेट में नहीं गया है, तो जस्ट उसको चेंज किया जा सकता है जनरल मैनेजर की अथॉरिटी से या आरएनडी के, मतलब डीओज के माध्यम से। और यदि एक बार इस्टेब्लिश हो गया है टाइम स्टडी के बाद, उस वारंट पर कई जॉब बन चुके हैं और रिपीटेड वारंट इशू होता है, तो उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, वो बोर्ड की अनुमति लेना पड़ता है। तो ये हो गया। इसके बाद सेकेंड पोर्शन आता है प्राइसिंग ऑफ एस्टिमेट। प्राइसिंग मतलब होता है, सिंपल प्राइसिंग का समझें तो मटेरियल का कॉस्ट कितना है वो ऐड करना, उसमें लेबर का कॉस्ट कितना है वो ऐड करना है, ठीक है। एफओएच कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा वो करना है, वेरिएबल ओवरहेड कितना है ये करना है, टूल का चार्ज कितना हैगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो उसमें कितना हुआ है, इस प्रकार से सारे एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, पैकेजिंग, ये सारे चीज ऐड कर लिया जाता है। तो जो निकल कर सामने आता है प्राइस, उससे ईपी के अगेंस्ट में या सामान का जो भी कॉस्ट आता है उसे प्राइसिंग बोलते हैं। तो हर एस्टिमेट का प्राइसिंग होता है, जनरली 2 डिजिट तक होता है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड एस्टिमेट का प्राइसिंग इन प्लेस 2 डिजिट, ठीक है। किसी ने बोला था कि 4 डिजिट तक होता है, उसका लेटर हमको स्नैपशॉट नहीं भेजा है, इसलिए अपन अभी 2 ही लेके चलेंगे। रेट ऑफ पीस वर्क और डे वर्क, लेबर, मटेरियल विल बी राउंडेड ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। मतलब क्या आएगा, यदि डे वर्क की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं या मटेरियल की है, तो इसे 4 स्थानों तक लेना है। इसके बाद कंकरेंस ऑफ अकाउंट ऑफिसर, मतलब अकाउंट ऑफिसर की सहमति लेना होगा या नहीं लेना होगा, ये है। तो जनरली क्या होता है, एस्टिमेट को हम पोस्ट ऑडिट करते हैंगे, ठीक है। कुछ ही एस्टिमेट होते हैं जो
मतलब हम प्री करते, जनरली पोस्ट किया जाता है। इसका मतलब है prior concurrence of account officer will not be necessary in respect of standard estimate, रिवीजन, स्वाट और नॉन रिकरिंग रेट। मतलब यदि हम स्टैंडर्ड एस्टिमेट बना रहे हैं, रिवीजन बना रहे हैं, स्वाट बना रहे हैं या नॉन रिकरिंग रेट है, उस केस में हमको अकाउंट की पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, उसकी सहमति की। ठीक है, ये सारा चीज मतलब जब वारंट क्लोज होने वाला होता है, क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद सारा चीज जो है मतलब एक्सट्रैक्ट के साथ वारंट की कॉपी को अकाउंट भेजकर कंकरेंस करा सकते हैं। मतलब दैट मीन्स पोस्ट ऑडिट कर सकते हैं। these document will be subject to post audit by account officer and necessary document will be furnished to account office for this purpose। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बाद में हम लास्ट टाइम मतलब मंथ के आखिरी में भेज सकते हैं या आफ्टर क्लोजिंग ऑफ वारंट भी हम भेज सकते हैं। और आप पहले से भी भेज सकते हैं, इसमें निश्चित नहीं है। आप मतलब एक सब्जेक्ट लगा दिया है कि जनरली पोस्ट ऑफिस करा सकते हो, और आप पहले भेजना चाहें तो पहले भी भेज सकते हैं। इसके बाद है इंक्लूजन ऑफ नॉर्मल रिजेक्शन इन एस्टीमेट। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ नॉर्मल रिजेक्शन इन एस्टीमेट। एस्टीमेट में नॉर्मल रिजेक्शन जो होता है वो हमेशा देना चाहिए। ठीक है, जनरली बोला जाता है जब भी आपको एस्टीमेट बनाना है तो एक नॉर्मल रिजेक्शन जो होता है वो दीजिए। ठीक है, अनअवॉइडेबल रिजेक्शन जिसे बोलते हैं, जिसे अपरिहार्य मतलब बोलते हैं ना कि वो रिजेक्शन होगा ही। तो कुछ ऐसे एस्टिमेट होते हैं या हमको आइटम बोले जिसमें रिजेक्शन का है वो होता ही। जैसे छोटे आइटम बनाना है, स्क्रू, नट, बासर, फास्टनर जब बनाते हैं तो उसमें खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें मतलब 2% 3% हमको अपने हिसाब से विवेक अनुसार जो होता है, एस्टिमेट का जो चार्जमेंट होता है, स्टाफ होता है, वो अपने विवेक के अनुसार बनाता है कि कितना रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, या उस वारंट में जो कंप्लेन आती है कि इतने रिजेक्शन हुए, उसका आधार मान के भी हम रिजेक्शन परसेंटेज दे सकते हैं। ठीक है, जनरली कास्टिंग में रिजेक्शन ज्यादा देना पड़ता है, ये हमने बताया है, क्योंकि कास्टिंग के अंदर क्या है ये नहीं मालूम है। ग्लो होल निकल सकता है, मटेरियल हार्ड हो सकता है, तो रिजेक्शन की अमाउंट जो होते हैं 10 से 15% तक हम मतलब जनरली उसमें दे देते हैं। अब रिजेक्शन क्यों देते हैं, इसका भी एक कारण है। यदि हम बोलें कि रिजेक्शन क्यों दिया जाता है, हम रिजेक्शन ना दे तो नहीं चलेगा क्या? तो नहीं, रिजेक्शन कंपलसरी होता है, मैक्सिमम दिया जाता है। कारण ये होता है, जरूरी नहीं कि एक लॉट में जॉब खराब हो। यदि कोई लॉट दिया है, 100 का एक लॉट दिया है, हो सकता है एक भी खराब नहीं हुए हों। ठीक है, और आपको हमने 5% रिजेक्शन अलाउंस दिया, तो ये 5% जो रिजेक्शन अलाउंस दिया, यहाँ आप मनी सेविंग हो रहा है। अगला लॉट में भी रिजेक्शन नहीं हुआ तो 10% मनी सेविंग हो गया। ठीक है, अब ऐसा कभी होता है कि किसी दूसरे वारंट में, ठीक है, एक्सेप्ट एक ही है मगर उसमें बहुत सारे वारंट है, किसी वारंट में रिजेक्शन हो गया, मतलब 10, मतलब ये हो गया कि 100 में 10 जॉब खराब हो गए। ठीक है, तो और हमने रिजेक्शन 5% दिया है, तो प्रीवियस वाले जो हमारे पास वारंट है उससे एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है रिजेक्शन में, रिजेक्शन अलाउंस। ठीक है, यदि मैं पूछता हूँ किसी को डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। इंक्लूड मतलब नॉर्मल रिजेक्शन, मतलब एक जो अनअवॉइडेबल रिजेक्शन जिसे बोलते हैं, नॉर्मल रिजेक्शन आपको देना होता है। इसके बाद आते हैं अनअवॉइडेबल रिजेक्शन परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, UAR। तो UAR मतलब अनअवॉइडेबल रिजेक्शन है और परसेंटेज अलग से P। तो एवरेज एस्टिमेट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, एवरेज एस्टिमेट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट मेक्स अ प्रोविजन फॉर रिजेक्शन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब 5%, 10%, 15% इस प्रकार से दिया जा सकता है। यहाँ पर है वो 5, 10, 15 लिया जरूरी नहीं है, 1%, 2%, 3%, 4% भी आप ले सकते हो। तो जनरली हम 5, 10, 15 ऐसा लेते हैं। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी में 6 देते हैं, कहीं 7 देते हैं, ये सारा चीज रहता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिजेक्शन की बात करें कि कितने प्रकार के रिजेक्शन होते हैं, तो जनरली 2 प्रकार के, एक नॉर्मल रिजेक्शन है, एक एबनॉर्मल रिजेक्शन है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू या अगेंस्ट बोले किसके, UAR, अनअवॉइडेबल रिजेक्शन के अंदर यदि रिजेक्शन है, जैसे किसी जो मतलब एक लॉट है, मतलब एक वारंट है, 100 का वारंट दिया हुआ है और हमने उसमें 10% का रिजेक्शन लगाया है, तो उसमें मतलब 10 जॉब आप खराब कर सकते हैं। 10 जॉब जो है आपका अंडर रिजेक्शन कहलाएगा, मतलब नॉर्मल रिजेक्शन के कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। और यदि 10% दिया है और आपका 100 में से 12 जॉब खराब हो रहे हैं या 10 से ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो उसमें एब नॉर्मल रिजेक्शन कहलाता है। ठीक है। मतलब नॉर्मल रिजेक्शन जो है UAR के अंदर रहना चाहिए। इफ रिजेक्शन अगेंस्ट द वारंट आर विद इन द UR परसेंटेज ऑथराइज्ड इन द एस्टीमेट, रिजेक्शन आर टर्म्स एज नॉर्मल रिजेक्शन। और दूसरा बोल रहा है कि यदि रिजेक्शन जो है वो वारंट के में जो मेंशन है ऑथराइज्ड परसेंटेज उससे ज्यादा होता है, तो वो एब नॉर्मल जो है असामान्य रिजेक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो असामान्य रिजेक्शन को रेगुलराइज करना पड़ता है। अब रेगुलराइज का भी हमने बीच में अभी बताया, रेगुलराइज का मतलब कैसे होता है कि जरूरी नहीं कि हर लॉट में आपका रिजेक्शन हो। मतलब 2 लॉट यदि 100 के दिए और उसमें रिजेक्शन नहीं हुए तो आपका 20% सेव हो गया। 20% मतलब हमने बोला 10,000 सेव हो गया। अगले तीसरे लॉट में आपका रिजेक्शन हो गया 15%, मतलब एब नॉर्मल, तो उसे रेगुलराइज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास यदि परसेंटेज है ऑलरेडी तो उनसे रेगुलराइज करते हैं, मगर अकाउंट की सहमति लेना होती है, याद रखिए। ठीक है। अकाउंट का कंकरेंस जरूरी है रिजेक्शन में, परंतु कभी कभी रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब जैसे बोल रहे हैं कि लाखों का रिजेक्शन है, बहुत है, जो राउंड अप नहीं किया जा सकता है सेविंग UAR से। मतलब हमारे पास जितना हैगा UAR जो है रिजेक्शन परसेंटेज, उससे यदि बहुत ज्यादा हो गया जो सेविंग से, तब हम उसमें बोर्ड ऑफ इंक्वायरी करते हैं। तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी में जो होता है बोर्ड की अनुमति होती है, तो राउंड अप किया जाता है लॉस स्टेटमेंट दिखा के कि फैक्ट्री का लॉस हुआ है इस प्रकार, या तो वर्कमैन पर कार्रवाई करके उसके पेमेंट से। ठीक है। और जितने भी उसमें लीन होते हैं, जैसे QC विभाग है तो उसका भी पैसा कटना है। ठीक है। मतलब एक सीरीज होती है कि मतलब कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी में पता चला कि इतने लोगों की गलती है तो उतने लोगों का पेमेंट से ये माइनस होता। तो ये जनरली बहुत कम रेयर कंडीशन में देखने मिला है, और अभी तक तो मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा इस टाइप का। तो ये टाइप्स ऑफ रिजेक्शन में आप 2 याद रखिए, नॉर्मल रिजेक्शन और एब नॉर्मल रिजेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ये जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे मैंने बोला ये एक वारंट है। ठीक है। ये वारंट नंबर है, सपोज लो 17,513/1। इसमें क्वांटिटी बनाना है आपको 400, बोला गया 400 क्वांटिटी आपको ऑर्डर किया गया है, प्रोडक्शन से उनको बनाना है। उसने कंप्लीट किया 360। ठीक है। और 40 रिजेक्शन हो गए। ठीक है। और UR परसेंटेज एस्टिमेट में पहले से हमने डाल के रखा था, परसेंटेज 10 डाल के रखा था। तो आपको मान लो 400 का 10% जो होता है वो लगभग कितना होता है, 40 होगा। 400 का 10% 40, मतलब 40 से यदि रिजेक्ट हुए हैं तो वो क्या होगा, नॉर्मल रिजेक्शन के अंडर में आएगा। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट स्टार लगा है, मतलब रिजेक्शन इज विद इन द UR अलाउड। UAR अलाउड है, मतलब यहाँ तक रिजेक्शन अलाउड है, कोई बात नहीं। सेकंड इसी प्रकार है, यदि हमने वारंट है 14 में दिया है 400 क्वांटिटी दिया है और आपने बनाया है मतलब 350, और उसमें 50 जॉब जो है खराब हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो परसेंटेज जो है UAR हमने 10% दिया है, मतलब 40 जॉब खराब कर सकते हैं आप, अनुमति है। परंतु यहाँ 50 हो रहा, 10 एक्स्ट्रा हो रहा, तो 10 एक्स्ट्रा हो रहा, दैट मीन्स बियॉन्ड द UAR परसेंटेज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है here 10 numbers are rejected over and above the UAR rejection and so a loss statement is to be prepared for 10 number। तो ये 10 नंबर के लिए एक लॉस स्टेटमेंट बनाया जाएगा। ठीक है। लॉस स्टेटमेंट QC पास, मतलब QC जो आई नोट करता है रिजेक्शन वाला, और रिजेक्शन वाला आई नोट। QC के 3 काम होते हैं, आपको मालूम होगा, मतलब 3 रिजल्ट देता है। QC चेक करेगा जॉब को, या तो पास करता है,
या पास करेगा पहला कंडीशन, या तो मतलब रेक्टिफिकेशन में डाल सकता है, या तो तीसरा रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, RFR जिसे बोलते हैं रिटर्न फॉर रेक्टिफिकेशन। तो रिटर्न फॉर रेक्टिफिकेशन कर सकता है कि भाई इसमें थोड़ा गलती है, सुधारा जा सकता है, तो सुधार सकते हैं। और एक में है कि पास कर दिया, ओके है, और एक में रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर वही है कि यदि 10 नंबर जो एक्स्ट्रा है तो उसे लॉस स्टेटमेंट बनाना है। इतने में कुछ यदि किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैड मटेरियल रिजेक्शन। देखिए, बैड मटेरियल रिजेक्शन दैट मीन्स जो मटेरियल आया है वही खराब है। ठीक है, तो मटेरियल खराब है किसमें होता है, सबसे बाद आपको मालूम होती है इन केस ऑफ कास्टिंग एंड फोर्जिंग। कास्टिंग और फोर्जिंग वाले मटेरियल जो होते हैं सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, और इसमें रिजेक्शन परसेंट भी हमको 15 से 20% तक देना पड़ता है कास्टिंग में। ठीक है, क्योंकि कास्टिंग जो आती है वो आपको मालूम, कास्टिंग की एक प्रोसेस है, उसके अंदर एयर थोड़ा भी चली गई तो वो ग्लो होल बन जाता है। जब उसमें मशीनिंग की जाती है, सरफेस अलग किया जाता है, या फिर सैंड ब्लास्टिंग की जाती है, और उसके बाद यूटी किया जाता है या एक्सरे टेस्ट किया जाता है, तो उसमें ग्लो होल पकड़ में आ जाता है। ठीक है, कि मतलब इसमें कहीं नहीं कहीं ग्लो होल है, या क्रैक समझ में आ जाता है, या मटेरियल में हार्डनेस हो जाती है। ठीक है, मतलब यदि सही से कास्टिंग या फोर्जिंग ना की जाए, जो एक मेजरमेंट होता है कि कितने हार्डनिंग के बाद करना है, तो हार्ड भी हो सकता है। तो हार्ड भी हो जाता है तो मटेरियल को क्या रिजेक्शन में चला जाता है। तो रिजेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में टेक प्लेस एंड बैड मटेरियल। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान की प्रोसेस जो होती है जिसमें हम जॉब को बनाते हैं, तो उस दौरान कभी कभी क्या होता है, ग्लो होल हो जाते हैं। ये आपको लिखा है ब्लो होल्स, मतलब उसमें आपको होल्स निकल सकते हैं छोटे छोटे, हार्ड मटेरियल हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, और इन सच केसेस रिप्लेसमेंट ऑर्डर विल बी रेज्ड ड्यूली सर्टिफाइड बाय इंस्पेक्शन। मतलब यदि ब्लो होल निकल आया हुआ है, हार्ड मटेरियल है, तो इसका आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, कि उसे इंस्पेक्शन करेगा कि वाकई में ये मटेरियल रिजेक्ट लायक है, तो वो एक सर्टिफाइड कर देगा कि भाई ये मटेरियल मतलब रिजेक्शन में है, मतलब इंस्पेक्शन में वेरीफाई नहीं हुआ सही से। तो उसे क्या करेगा, स्टोर सेक्शन को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर के द्वारा फॉरवर्ड कर देगा कि इसे क्या करना है, चेंज करना है। मतलब मटेरियल यदि खराब निकल गया है तो आपको रिप्लेसमेंट वारंट मिलेगा, दूसरा वो मटेरियल मिलेगा। क्योंकि ये मटेरियल में क्या आपकी गलती नहीं है, जहां पर आपकी गलती नहीं होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। रिजेक्शन की एक प्रोसेस है, उस रिजेक्शन के प्रोसेस में मटेरियल आपको चेंज होके मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक आपका रिप्लेसमेंट ऑर्डर बनता है। रिप्लेसमेंट ऑर्डर मतलब यदि मटेरियल बैड मटेरियल है, बैड मटेरियल दैट मीन्स कुछ कास्टिंग वास्टिंग फोर्जिंग में बैड मटेरियल उसको डिनोट किया जाता है, तो उसमें रिप्लेसमेंट ऑर्डर बनता है। ठीक है, तो स्टोर सेक्शन विल देन रेज द रिप्लेसमेंट ऑर्डर। मतलब क्यूसी द्वारा जो है इंस्पेक्शन करने के बाद, या स्टार्टिंग में पीवी से यदि डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है स्टोर में, तो एमआईडी सेक्शन जो होता है, ठीक है, मटेरियल इंस्पेक्शन सेक्शन, उसे मतलब इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, चेक कराएगा, वो जो भी फॉर्म होता है कि यूटी टेस्ट कराना। ठीक है, उस टेस्ट में यदि डिफेक्ट निकलता है तो स्टोर सेक्शन क्या करेगा, एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर बनाएगा और फर्म को भेज देगा, जिस फर्म ने सप्लाई किया हो। ठीक है, दो केस होता है, एक फर्म होता है एक आईएफडी। तो यदि फर्म ने मतलब माल उसका डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑर्डर देना पड़ेगा। और रिप्लेसमेंट ऑर्डर कहाँ जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑर्डर फ्री ऑफ द कॉस्ट विल हैव टू मेड बाय द फर्म यू हैव सप्लाई द मटेरियल। मतलब यदि रिप्लेसमेंट ऑर्डर हमने फर्म को दिया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, जो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा। मतलब फर्म ने जो सप्लाई किया, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है जब हम सप्लाई ऑर्डर प्लेस करते हैं, कि उसमें ब्लो होल नहीं होना चाहिए, हार्डनेस इतनी होना चाहिए, सारा क्राइटेरिया हम देते हैं।
तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फेल हो रहा है कि आपने जो मटेरियल सप्लाई किया है तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें ग्लो होल निकला है या क्रैक निकला है या हार्डनेस निकला है, दैट मीन्स फर्म का दोष है। तो उस केस में जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फर्म को वापस होगा और वह मतलब उसे रिप्लेस करेगा। उसके बाद क्या, इसकी एक कॉपी जो है आपकी रिप्लेसमेंट ऑर्डर की, अ कॉपी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑर्डर रेज्ड बाय स्टोर सेक्शन, ये आपको याद रखना है, स्टोर सेक्शन बनाएगा और पीवी सेक्शन को भेजेगा, फॉरवर्ड टू पीवी सेक्शन, ठीक है। और साथ में वारंट ऑफिस में, वारंट ऑफिस में इसलिए ताकि वारंट, उस वारंट में मटेरियल खराब निकला तो उसको रिप्लेसमेंट वारंट जो जारी करना होगा दूसरा, या एडिशनल वारंट हम बोले अलग से, यदि मटेरियल कुछ सही है कुछ गलत है तो एडिशनल वारंट। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जब मटेरियल खराब होगा तो क्या करेंगे, एक मतलब इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन ग्रुप, क्यूसी ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है, या एमआईडी ग्रुप उसे सर्टिफाइड करेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन को भेज देगा, स्टोर सेक्शन एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा और उसे मतलब पीवी सेक्शन को भेज देगा। पीवी सेक्शन का काम क्या है, पीवी सेक्शन के द्वारा ही मटेरियल आया है फर्म से, टूट जाएगा ना। आवाज आ रही है कहाँ से, ठीक है, साउंड बंद रखिए, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन करना है तो आप साउंड ओपन रखिए। If trade firm fail to replace material within the specified time period, the PV section will recover the cost of such material from the pending bills of the concerned firm, ठीक है। इस केस में यदि ऐसा होता है, कभी कभी फर्म क्या मटेरियल देने में असमर्थ हो जाती है, यदि मटेरियल नहीं देती है, आनाकानी करती है कि मैं मटेरियल नहीं दूंगा, इतना पैसा दीजिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है जिसका उसका बिल पेंडिंग होता है उसमें से एडजस्ट कर लिया जाता है। फर्म में अधिकतर होता है कि मतलब हमने जो दिया है वो सही मटेरियल दिया है, ये हमेशा कंट्रोवर्सी बनता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, पेंडिंग हो गया तो हमने काट लिया, या तो दोबारा यदि वो नहीं दे रहा रिक्वेस्ट करने के बाद भी तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से लॉस हो गया है फैक्ट्री का, और उसको हमने मतलब सारे फैक्ट्री से एक लेटर बोर्ड दिया जाता है जिससे सारे फैक्ट्री में उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्टेड मतलब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में या डिफेंस में कहीं भी मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये मतलब रिप्लेसमेंट वारंट हो गया, ठीक है। इसमें यदि किसी को डाउट है तो कोई क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट वाला पॉइंट ही समझ में नहीं आया। लास्ट वाला पॉइंट ये है, देखिए मतलब पहला पॉइंट तो ये है कि स्टोर सेक्शन रिप्लेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, फर्म को भेजा जाएगा, ठीक है। फर्म क्या करेगा, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेगा, सेकेंड पॉइंट में है मतलब उसमें। और तीसरे पॉइंट में ये बोला कि जो रिप्लेसमेंट मतलब ऑर्डर बना रहा है स्टोर, उसे एक पीवी सेक्शन और वारंट ऑफिस भेजेगा, दो। और इसके बाद जो ऑप्शन है फोर्थ वाले में, कि यदि फर्म जो है मटेरियल रिप्लेस नहीं कर रहा है, फर्म ने मना कर दिया कि भाई हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इसका एडिशनल हम पैसे लेंगे, तो उस केस में क्या होता है, पीवी सेक्शन के अंतर्गत उस कंपनी को और भी बिल पेंडिंग रहते हैं, जैसे मटेरियल सप्लाई कर दिया मगर बिल नहीं किया, तो पुराने जो पेंडिंग बिल है जो फर्म को देना है उसमें से काट लिया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। इसके बावजूद भी यदि फर्म जो है मतलब उसका कोई पेंडिंग बिल भी नहीं है और वो रिप्लेसमेंट भी नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। तो ये मतलब रिप्लेसमेंट का है एक ऑर्डर। ये है क्या, इन केस ऑफ ट्रेड, मतलब दो प्रकार से हमने होता है, एक तो हम आईएफडी से लेते हैं, सिस्टर फैक्ट्री से भी हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं, और दूसरा होता है फर्म से। तो यहाँ पर जो हमने ये पूरा रिप्लेसमेंट ऑर्डर की बात करी है, यहाँ कहाँ से हम कर रहे हैं, फर्म से कर रहे हैं। तो फर्म के केस में है कि फर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके पेंडिंग बिल से हम कवर करेंगे, या फिर हम उसको एज अ पेनाल्टी ब्लैक लिस्टेड करेंगे। अब यदि यही माल जो है हमने जो रॉ मटेरियल है, फोर्जिंग है, कास्टिंग है, हमने सिस्टर फैक्ट्री से लिया हुआ है। सिस्टर फैक्ट्री मतलब हमारी दूसरी फैक्ट्री, जो 42 फैक्ट्री है एक दूसरे के लिए, वो सिस्टर फैक्ट्री कहलाती है। तो सिस्टर फैक्ट्री से यदि हम मटेरियल लिया और वो रिजेक्ट हो गया तब क्या होगा, तो अगले में ये देखिए रिप्लेसमेंट अगेंस्ट आईएफडी।
तो आईएफडी के केस में जो है कि यदि रिप्लेसमेंट अगेंस्ट आईएफडी बोले इंटर फैक्ट्री डिमांड, तो इन केस ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय सिस्टर फैक्ट्रीज नो सच रिप्लेसमेंट आर रिसीव्ड। ठीक है, फैक्ट्री हैज टू एडजस्ट सच रिजेक्शन अगेंस्ट यूआर परसेंटेज प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट। मतलब यदि सिस्टर फैक्ट्री ने किया, जैसे कि जीसीएफ फैक्ट्री में मुरादनगर ने कोई कास्टिंग पे दिया, अब कास्टिंग में डिफेक्ट हो गया और हमने रिप्लेसमेंट के लिए किया, तो ये जरूरी नहीं कि फैक्ट्री वो रिप्लेसमेंट में दे दे। यदि नहीं भी देती है तो हम उस पर क्या है कोई मतलब एडजस्टमेंट नहीं करेंगे कि पेंडिंग बिल से काट देंगे या उसको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है। यदि सिस्टर फैक्ट्री का मटेरियल खराब होता है तो उसे हमेशा जो होता है राउंड अप किया जाता है। मतलब जो यूएआर परसेंटेज होता है, अनअवॉइडेबल परसेंटेज, जो जनरली बहुत हो जाता है, याद रखिए। मतलब रिजेक्शन जो होता है ना, जब अकाउंट कैलकुलेट करता है क्लोजिंग के समय या जब इस प्रकार की घटना होती है, तो हमारे पास बहुत करोड़ों रुपए यूआर में रहते हैं। ठीक है, करे मतलब यदि हम फाइनेंशियल के लास्ट में देखें तो 2 करोड़ 3 करोड़ जो है यूएआर में रहता है। तो यदि 5 लाख का भी जॉब यदि खराब हो गया तो उसमें पैसे निकाल के हम राउंड अप कर लेते हैं और दर्शा देते हैं कि इसी से मतलब वारंट में यूआर इतने परसेंट, मतलब उसमें वारंट में रिजेक्ट नहीं हुआ है, परंतु उससे क्या होता है काल्पनिक रूप से, ठीक है, उसको राउंड अप कर दिया जाता है, इस वारंट के अगेंस्ट में इतना राउंड अप कर दिया, तो वो जो यूआर में जो हमारा सेफ पैसा रहता है उससे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 चीज याद रखिए। ट्रेड में केस में, ट्रेड से यदि हमने लिया मतलब फर्म से लिया है, किसी कंपनी से खरीदा है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पेंडिंग बिल से कवर करेंगे या पेनाल्टी देंगे। परंतु यदि हम सिस्टर फैक्ट्री से लेंगे तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। नो सच रिप्लेसमेंट आर रिसीव, कोई भी रिप्लेसमेंट रिसीव नहीं होगा। यदि फैक्ट्री चाहे तो दे सकती है, ठीक है, या फिर सीधे अपन को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज होते हैं रिप्लेसमेंट में। इसके बाद स्पॉट एस्टीमेट, जनरली इसमें 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि जो छोटे ऑर्डर होते हैं, ठीक है, स्मॉल ऑर्डर है और बल्क में मिलते हैं। जैसे आपको मिल गया, फैक्ट्री को मिल गया, समझ लो बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिल गया, 10,000 बॉक्स बनाइए। बॉक्स मतलब छोटे बॉक्स होंगे, जैसे टिन के हो सकते हैं, स्टील चद्दर के हो सकते, छोटे बॉक्स जिसमें मतलब ज्यादा समय नहीं लग रहा है। या आपको बोल्ट का ऑर्डर मिल गया कि 5 लाख बोल्ट बनाने हैं। मतलब स्पॉट एस्टीमेट मतलब स्मॉल चीज का होता है, एक बल्क में हो सकता है छोटे ऑर्डर, तो जस्ट उसको स्पॉट एस्टीमेट बनाए जाते हैं। और ये जो होते हैं नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब हमेशा नहीं आने वाले। स्पॉट एस्टीमेट ऐसे आइटमों का बनता है जो कभी कभी आते हैं, जैसे रिपेयरिंग वर्क में आ गया, जिग बना लिया पिक्चर, तो एक बार बनाना है, ठीक है। परंतु जो रेगुलर आ रहा है, जैसे आपका गन का काम आ गया, तो ये रेगुलर हर साल हमको इंडेंट मिलना है। तो जहाँ हर साल होना है, रिकरिंग है, दैट मीन्स आवर्ती हो रही है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहाँ स्टैंडर्ड एस्टीमेट बनेगा। और जहाँ वो ऐसे जॉब है जो कभी कभी आते हैं या अचानक किसी सिस्टर फैक्ट्री ने बोला यार ये वाला बनाना है, ठीक है, हमको दे दिया, कुछ काम दे दिया, वो फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो वो क्या स्पॉट एस्टीमेट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉट एस्टीमेट इंस्टेड ऑफ डिटेल एस्टीमेट, मतलब डिटेल एस्टीमेट के अपेक्षा जो स्पॉट एस्टीमेट होते हैं वह स्मॉल ऑर्डर के लिए तैयार किए जाते हैं। द एक्सप्रेशन स्मॉल ऑर्डर वुड कवर अ ऑर्डर इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल छोटा आइटम भी हो सकता है या बल्क में हो सकता है, एक ज्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, ठीक है, ये दोनों में हो सकता है। इसके बाद देखते हैं रिवीजन ऑफ नॉन रिकरिंग रेट एंड नॉन रिकरिंग मटेरियल। तो रिवीजन का मतलब हमने बताया है एस्टीमेट में परिवर्तन करना। जब भी एस्टीमेट में कुछ लेबर जोड़ते हैं या एडिशनल मटेरियल जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रिवीजन ऑफ एस्टीमेट। तो रिवीजन ऑफ एस्टीमेट हमने देखा कि एस्टीमेट क्या होते हैं, 2 पार्ट को कंटेन करता है। पहला पार्ट आपने देखा होगा कि लेबर एस्टीमेट होता है, मतलब लेबर वाला भाग होगा, और दूसरा जो होगा मटेरियल वाला भाग। तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है लेबर कम दिया गया है, लेबर कम देने का तात्पर्य ये हो गया, एक तो हो गया कि एसएमएस से जो है कम, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट होता है कोई ऑपरेशन नहीं दिया गया, जैसे हमने सारे ऑपरेशन लिखा, हीट ट्रीटमेंट का भूल गए,
ठीक है, और वो जॉब जो है हीट ट्रीटमेंट में जाना है, तो हीट ट्रीटमेंट में जाना है तो हीट ट्रीटमेंट जो कर रहा होगा वहाँ का जो वर्कर होगा, तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक ऑपरेशन और ऐड कर रहे हैं। तो नॉन रिकरिंग रेट मतलब लेबर से संबंधित है, लेबर ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं। और दूसरा नॉन रिकरिंग मटेरियल। नॉन रिकरिंग मटेरियल में क्या हो गया, एनआरएम। मतलब क्या है, कभी कभी मटेरियल जोड़ना पड़ जाता है कि मटेरियल कम हो गया, मतलब जॉब बना रहा, शॉर्टेज पड़ रहा, ठीक है, तो उस केस में हमको मटेरियल प्लस देना है। कभी कभी सेप में होता है कि उस सेप का अवेलेबल नहीं है, जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट में जैसे हम 50 mm का डिमांड किए हैं, मतलब उसमें लिखा है एस्टीमेट में 50 mm का राउंड लेना है, परंतु फैक्ट्री में वो अवेलेबल ही नहीं है। 50 mm का वो फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं है और जॉब अर्जेंट है। उस केस में क्या करेंगे, तो 50 का नहीं है तो हम 55 का मतलब रॉड ले सकते हैं, 60 का ले सकते हैं, तो जो अवेलेबल है उसके नियरेस्ट, ठीक है। मतलब 50 का रिक्वायरमेंट है एस्टीमेट में जॉब बनाने के लिए, मतलब एस्टीमेट में ही लिखा है कि 50 mm का होना चाहिए, परंतु हमारे फैक्ट्री में नहीं है, स्टोर में नहीं है, मगर उससे बड़ा साइज का है और जॉब बहुत जरूरी है बनाना। तो उस केस में क्या है, वो मटेरियल को रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, मतलब अल्टरनेट में एक मटेरियल और दे दिया जाता है कि हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल है, इसमें कर दीजिए, तो उसको एनआरएम बोलते हैं। एनआरएम मतलब मटेरियल चेंज करना या कम मटेरियल है, ठीक है, जैसे 5 kg लगना है, हमने कैलकुलेशन हो सकता है गलती से 4 ही kg किया है, जब वो वारंट से ड्रॉ किए, ठीक है, मटेरियल वारंट से, तो उनका जॉब ही नहीं बन पा रहा, तो उस केस में हमको मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, तो एनआरएम। तो इसमें देखें थोड़ा और डिटेलिंग में, ठीक है, यहाँ पर है एनआरएम मतलब नॉन रिकरिंग रेट और नॉन रिकरिंग मटेरियल, ठीक है। ये कहानी है, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इसको रख लेते हैं। यदि शॉर्ट में हम पढ़ाएंगे केवल हेडिंग बस पीपीटी में एनआरएम तो आपको समझ में नहीं आता है, तो जब तक मैं बोलता रहता हूँ कई लोग इससे पढ़ भी लेते हैं और कुछ नोट्स भी बनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट तथ्य को नोट कर लेते हैं। The standard estimate provide the various labor operation as well as various material required for the job, ठीक है, मतलब जॉब बनाने के लिए जितना भी ऑपरेशन, लेबर ऑपरेशन होते हैं, वो सारे डाले जाते हैं। ऑपरेशन हमने बताया था कितने प्रकार के हैं। उसके बाद जो मटेरियल लगना है वो प्रोवाइड किया जाता है, परंतु केसेस ऑकर वेयर, परंतु ऐसी स्थिति आएगी जहां पर, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट हो जाए, मतलब आप बना रहे हैं, हो सकता है जॉब खराब हो गया, ठीक है, तो मतलब 100 का मटेरियल मिला है, तो ये मतलब उसमें से 5 आपने खराब कर दिए और रिजेक्शन भी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यदि मैनेजमेंट चाहे तो रिक्वेस्ट करके जो एंड पीसेस होते हैं कहीं होता है, तो एडिशनल हम मतलब मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है ड्यू टू मटेरियल नॉट बीइंग टू करेक्ट साइज और शेप। इसके हमने बताया कभी कभी क्या होता है, जो एस्टीमेट में लिखा हुआ है, एस्टीमेट में लिखा हुआ है कि हमने बोला 50 mm का रिक्वायर्ड है और वो फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, करेक्ट साइज का नहीं मिल पा रहा या शेप का नहीं मिल रहा। कभी कभी होता है कि मतलब हमको स्क्वायर चाहिए, ठीक है, परंतु स्क्वायर नहीं है, फैक्ट्री में स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो राउंड से स्क्वायर बना सकते हैं। समय ज़्यादा लगेगा, लेबर हमको बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। तो ये दूसरी कंडीशन होगी, करेक्ट साइज नहीं मिलता, शेप नहीं मिलता, तो हम अल्टरनेट मटेरियल जो होता है उसको यूज कर सकते हैं, या वेरियस अदर रीजन, दूसरे कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आप हमने बताया ना, फोर्जिंग में रिजेक्ट हो गया मटेरियल या कास्टिंग वाला रिजेक्ट हो गया इस टाइप से, या कोई ड्रिलिंग कर रहा है तो ड्रिल ही टूट गया तो वो मतलब जॉब रिजेक्ट हो गया, इस प्रकार से केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट एडिशनल ऑपरेशन नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टैंडर्ड एस्टीमेट और ड्रॉ मटेरियल इन एडिशन एक्सेस ऑफ प्रोवाइडेड इन द स्टैंडर्ड एस्टीमेट। मतलब स्टैंडर्ड एस्टीमेट में क्या होते हैं, कई ऑपरेशन या प्रोवाइड नहीं किए गए हैं या जो मटेरियल मतलब दिया कम दिया गया है, तो उसमें एडिशनल मटेरियल या एक्सेस मटेरियल हमको प्रोवाइड करना हो एस्टीमेट में, तो हम क्या है एनआरएम करेंगे। एनआरएल और एनआरएम का मतलब समझ गए। एनआरआर का मतलब होता है लेबर जोड़ना, ये क्वेश्चन आता है हमेशा याद रखिए। हाँ जी, कोई पूछ रहा?
authorization for additional labor operation is provided as non recurring rate। ठीक है, ये डेफिनेशन हैगा कि यदि आप एडिशनल लेबर देते हैं, एडिशनल लेबर का मतलब होता है NRR। ये क्वेश्चन आता है, ऑथराइजेशन फॉर एडिशनल लेबर ऑपरेशन, ठीक है, इज एडेड टू एग्जिस्टिंग एस्टिमेट इज नॉन एज, क्या कहलाता है, तो नॉन रिकरिंग। इसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ते हैं, ठीक है, मटेरियल एज नॉन रिकरिंग मटेरियल विच इज ट्रीटेड एज टेम्पोररी, मतलब मटेरियल मतलब NRM कहलाएगा। ठीक है, मटेरियल एज नॉन रिकरिंग मटेरियल नोन एज NRM अब विच इज ट्रीटेड एज टेम्परेरी रिवीजन टू द एस्टिमेट लिमिटिंग इट्स लाइफ टिल पेंडेंसी ऑफ मटेरियल हो सकता है। इसका मतलब लास्ट वाला ऑपरेशन मतलब पॉइंट ये बोल रहा है, इसमें 2 पॉइंट याद रखिए। यदि लेबर में कमी है, कोई ऑपरेशन छूटा है, कोई नया ऑपरेशन जोड़ते हैं तो उसको NRR बोलते हैं। यदि कोई एडिशनल मटेरियल जोड़ा जाता है या मटेरियल के बदले में दूसरा मटेरियल दिया जाता है तो उसको NRM बोलते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन नीचे वाला हैगा कि यह जो रिवीजन में है टेम्पोरेरी रहता है, ठीक है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार उसको हर बार नहीं करना है, वो तो एक कंडीशन मिल गई कि हमको मटेरियल, जब मटेरियल आ जाएगा तो उसको क्या हटाना पड़ेगा, एस्टिमेट से रिवीजन बनाना पड़ेगा। तो एक रिवीजन बनाया कि वो एस्टिमेट जोड़ दिया उसके बदले में, ठीक है, उसको अल्टरनेट में रख दिया। जब एस्टिमेट बनाते हैं ना तो एक टॉप में रहता है और एक अल्टरनेट में रहता है, मतलब 2 चीज रहते हैं ये। जब भी NRM करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे रख दिया, और जब उसका मटेरियल अवेलेबल हो जाता है तो उसको फ्रंट में रख देते हैं ये। मतलब अल्टरनेट और मैन, इसको बोलते हैं किसी एस्टिमेट में मैन में रखिए या अल्टरनेट में रखिए। तो मैन में यदि 50 mm का रखा हुआ है, 50 mm का फैक्ट्री में है नहीं है, तो 60 mm का जो है उसका भी इसी लगाना पड़ेगा। तो 60 mm वाले को मैन में रख देंगे, 50 को अल्टरनेट में। तो ये टेम्परेरी जुड़ा हुआ है। जैसे ही मटेरियल अवेलेबल होगा या नेक्स्ट वारंट जब दिया जाएगा तो हम ये देख लेते हैं, वारंट ग्रुप जो है ये सारा चीज मेंटेन करता है रिकॉर्ड। वो देख लेता कि अगले वारंट में कि मटेरियल यदि आ गया है या बीच में ही आ गया है तो वो क्या रिप्लेसमेंट वारंट कर देगा, उसके जगह में दूसरा बना देगा। तो इसके लिए एस्टिमेटिंग में रिवीजन करना पड़ता है, R&D जो होता है उसे रिवाइज करेगा। तो यहाँ से NRM एक थोड़ा और देख लेते हैं। 17 लोग आ गए, मतलब लगभग सभी लोग आ गए। NRR अथोराइज मतलब यहाँ शॉर्ट में देख लीजिए, अथोराइजेशन फॉर एडिशनल लेबर ऑपरेशन इज प्रोवाइडेड एज नॉन रिकरिंग रेट। NRR में होता है एडिशनल लेबर प्रोवाइड। ये शब्द याद रखना है आपको, इससे आपको 1 नंबर डेफिनेट है मिलना है कि एडिशनल लेबर दैट मीन्स एडिशनल ऑपरेशन। जब भी एस्टिमेट में एडिशनल ऑपरेशन ऐड किया जाएगा या वारंट में, ऐसा भी हो सकता है कि जब एडिशनल लेबर या ऑपरेशन वारंट में ऐड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, NRR। ठीक है, इसके बाद ये याद रखेंगे यदि एडिशनल मटेरियल जोड़ा जाता है, ठीक है, किसी भी वारंट में या एस्टिमेट में जब एडिशनल मटेरियल जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं NRM। ठीक है, नॉन रिकरिंग मटेरियल। ये 2 शब्द याद रखिए। इसके बाद देखिए अथॉरिटी ऑफ NRM और NRM। तो ये हमने देखा कि हम एक प्रोसेस तो कर रहे हैं कि भाई लेबर जोड़ रहे हैं, ठीक है, मटेरियल जोड़ रहे हैं, तो इसकी अथॉरिटी होगी कि करेगा कौन, उसको पास कौन करेगा, साइन कौन करेगा। ठीक है, तो ये जो बुक के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द अकाउंट मैनुअल जो है या ऑफिस प्रोसीजर जो 6 है, जो फैक्ट्री अभी फॉलो कर रही है, ठीक है, अभी जो फैक्ट्री फॉलो कर रही है उसका जो नाम है हमने बताया ऑफिस प्रोसीजर या अकाउंट मैनुअल 6। ठीक है, इसके हिसाब से क्या है कि R&D का जो JWM है वो ऑथराइज्ड है सैंक्शन ऑफ NRMs अप टू 10,000 पर वारंट बियॉन्ड विद सैंक्शन GM। मतलब JWM जो है वह RE का वो 10,000 तक के रुपए का मतलब एडजस्टमेंट उसमें कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है बियॉन्ड 10,000 के बाद है जनरल मैनेजर है। परंतु हम ये बता दें कि ये जो चीज है ठीक है,
फिजिकली यदि देखेंगे किसी भी फैक्ट्री में जनरली ये फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिकली यदि हम देखें, क्योंकि मैं खुद एनआरएम करता हूँ, तो एनआरएम करता हूँ कम अमाउंट का भी कर, जैसे एक बीसी है, मटेरियल जैसे 85 ग्राम लगना है या हमारे 500 ग्राम लगना है, तो उसके लिए भी जीएम से सैंक्शन कराना पड़ रहा। यदि 1 लाख का मटेरियल लग रहा है, 5 लाख का लग रहा, तो भी जीएम से सैंक्शन कराना पड़े। इसका मतलब ये है कि जनरल मैनेजर के पास पावर है कि वो ऑथराइजेशन जो है, अथॉरिटी को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, अपने अंडर में ले सकता है कि जनरल मैनेजर को यह मालूम होना चाहिए कि कितने एनआरएम हो रहे हैं, ठीक है। कारण ये होता है, जब फैक्ट्री लॉस में जाती है, लास्ट में क्या होता है, अकाउंट जब क्लोज होता है उससे पहले सारे एनआरएम देखे जाते हैं, कितना एनआरएम। एनआरएम से फैक्ट्री का क्या घाटा है, कभी आपने समझा है? इसको देखिए, ऐसा समझिए कि 2 जॉब हैं आपके पास, ठीक है, 2 जॉब है, ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर में हमने बोला 50 mm का मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और बी जो जॉब है उसमें 60 mm की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ए वाले में क्या हुआ, 50 mm की जरूरत नहीं, मतलब है नहीं है, 50 mm का मटेरियल है नहीं है, तो 50 mm का नहीं है तो आप 60 वाले का यूज कर लिए, ठीक है। तो आपको मालूम होगा 50 mm डाया का जब कैलकुलेशन करेंगे तो सपोज 5 kg आ रहा, तो 60 kg का मटेरियल यदि आप उसको यूज करेंगे तो आपको ये मालूम होगा उसका वजन ज्यादा होगा, हो सकता है वो 7 kg हो। तो जहां 5 kg का मटेरियल यूज करना था, आपने 7 kg का यूज कर लिया। तो 1 kg का यदि 70 रुपए है, तो 2 kg एक्स्ट्रा मटेरियल यूज किया, तो 7 दूनी 14, 140 रुपए का आपका ये मतलब हुआ। यहाँ 140 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि वो जो मटेरियल एक्सेस मटेरियल है वो मशीनिंग के द्वारा क्या है, वो बाहर निकाल दिया जाएगा, वो तो यूज हुआ नहीं है, ठीक है, वो बाबरी बन के समझ लो निकल गया। तो इस प्रकार से फैक्ट्री का क्या होता है, नुकसान होता है। तो अकाउंट बोलता है कि पूरे साल के दौरान इतने आपने इतना एनआरएम किया है, फैक्ट्री का इतने करोड़ नुकसान हुआ है। तो जीएम के ऊपर आ जाता है बात, बोर्ड तक जाती है कि इतना जो है एनआरएम कराया है, तो जीएम क्या करता है, अपनी अथॉरिटी जो है लोअर से एक्सटेंड कर देता है, अपने पास ले लेता है, ठीक है। मतलब जो जेडब्ल्यूएम आरएनडी को अथॉरिटी थी 10,000 तक, वो छोटी अथॉरिटी भी अपने पास रख लेता है। कारण ये है ताकि क्या होता है कि उसके नॉलेज में हो कहाँ एनआरएम जरूरत है, कहाँ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम बोले 50 mm की जगह 100 mm तक का मटेरियल दे दिया जाता है। जो वर्कर काम करते, जो आइज हैं इसमें से जो बैठे हैं काफी, उनको मालूम है कि पता चला कि 50 mm का मिलना चाहिए, 40 फिनिश है, 50 चलेगा, परंतु उनको 70, 80, 90 तक दे दिया जाता है। बोला जाता नहीं इसको छीलो, ठीक है, अर्जेंट बनाना है। इसका मतलब फैक्ट्री का कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसी लॉस को बचाने के लिए जो होती है अथॉरिटी निश्चित की जाती है, और वो अथॉरिटी जो हैगी वो जीएम ले लेता है, ठीक है। इसके बाद देखें रिगार्डिंग आपको बुक के हिसाब से लिखना है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक प्रैक्टिकली होता है, एक बुकिश होता है। क्योंकि हमको एग्जाम देना है और एग्जाम में जो बुक में लिखा है वो ऑथेंटिक है, याद रखिए वो है ऑथेंटिक है। आपको प्रैक्टिकली में नहीं जाना कि हमारी फैक्ट्री में तो ऐसा होता है, हमारी फैक्ट्री में तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। जब क्वेश्चन गलत होते हैं ना, अकॉर्डिंग जब हम प्रैक्टिकली रूप से मतलब देखते हैं फैक्ट्री में ऐसा होता है और गलत कर देते हैं, तो लास्ट में चैलेंज के लिए बोर्ड मांगता है, वो एफआरसी मांगता है कि इसका प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ के रूप में हमको मैनुअल मांगा जाता है। मैनुअल में यदि लिखा है अकाउंट में कि 10,000 तक जो है वह जेडब्ल्यूएम आरई अथोराइज्ड है, तो वही को सही करेगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं जीएम ने हमारे यहाँ सर्कुलर किया है कि ये जीएम के पावर में है। तो अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से आप लोग चलेंगे, और इसके अलावा कोई नया सर्कुलर आता है, जैसे 10,000 लास्ट वाला है, इसके पास अपडेट किसी के पास हो, मगर वो लिखित में होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड का सर्कुलर होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट से, तो उसको अपन रेफर करेंगे। इसके बाद रिगार्डिंग एनआरआर, डीजीएम हैज गॉट फुल पावर। एनआरआर मतलब कोई एडिशनल ऑपरेशन जोड़ते हैं, लेबर जोड़ते हैं, तो डीजीएम के पास फुल पावर होती है, ठीक है। इसके बाद पावर सेंशन एनआरआर प्रिस्क्राइब फॉर्म आर, इसका एक फॉर्मेट होता है एनआरएम और एनआरआर का।
ठीक है। एक फॉर्मेट होता है, उसका नोट शीट जो है पुटअप करनी पड़ती है उस फॉर्मेट में भर के। ये फॉर्मेट हमें नेक्स्ट अभी हमने लिया नहीं, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। मतलब एक में ओरिजिनल है ये, मतलब एस्टिमेट सर नंबर रहता है। हाँ जी। सर एनआरएम के केस में सिर्फ हाँ, जीएम के पास ही, मतलब जेडब्ल्यूएम आरएनडी के पास 10,000 जीएम तक का। 10,000 की पावर है हाँ जी। और डीजीएम को कोई पावर नहीं है। नहीं नहीं, डीजीएम के पास भी पावर रहती, मगर इसमें डीजीएम का नहीं है। उसके बियॉन्ड जो होगा वो सीधे जीएम के पास जाएगा। किस केस में? एनआरएम के केस। एनआरएम में 2 ही पावर लिखी हुई है। वो वैसा नहीं है टेंडर जैसे कि 10,000 इसके पास, फिर उससे ज्यादा इसके पास। इसमें इसमें इतना ही है, ठीक है। मतलब 10,000 तक जेडब्ल्यूएम, उसके बाद ये। मगर मैं बोला ना, प्रैक्टिकली जो हो रहा है, प्रैक्टिकली में यदि हम जाएं एज अ प्रैक्टिकली, तो जेडब्ल्यूएम भी साइन नहीं करेगा 10,000 में। जेडब्ल्यूएम का साइन लगता ही नहीं है, आपको भी मालूम इफेक्टिव है। जेडब्ल्यूएम है, इनिशिएटर है, इनिशिएट करेगा। डब्ल्यूएम ही ये करेगा, ठीक है। मतलब ज्वाइंट जीएम ही करेगा। परंतु अकाउंट वाली बुक में ये लिखा हुआ है, और पुरानी मैनुअल में लिखा है कि डीजीएम लिखा हुआ है वो 5,000 तक तय करता है। तो कुछ बुक में आप देखेंगे कि डीजीएम है आरएनडी जो 5,000 तक का करता है। 10,000 की जगह 5,000 मिलेगा और जेडब्ल्यूएम की जगह डीजीएम मिलेगा, ठीक है। जो अकाउंट मैनुअल 5 में है, जो लेटेस्ट है अकाउंट मैनुअल 7 और 6 जो है, उसमें लिखा है 10,000 जेडब्ल्यूएम आ रही। तो आप चेक कर लीजिएगा उसमें। फॉर सेंशन ऑफ एनआरएम प्रिस्क्राइब फॉर्म, इसका एक फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एनआरआर और एनआरएम। मतलब इसका रिकॉर्ड कीपिंग भी करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला ना कि लास्ट में सब चीज का अकाउंटिंग होता है, साल भर में कितने आपने एनआरएम किए या कितना एस्टिमेट में गलत किया, ये सारा चीज अकाउंटिंग होता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग मतलब कि रिकॉर्ड को रखना, मेंटेन कौन करेगा? तो द रेट एस्टिमेट एंड वर्क ऑफिस सेक्शन कीप्स शॉप वाइज रिकॉर्ड ऑफ एनआरआर और एनआरएम इन सेपरेट रजिस्टर, ठीक है। तो जनरली एस्टिमेट कौन बनाता है? आरएनडी सेक्शन। तो आरएनडी सेक्शन तो एनआरएम और एनआरआर का रिकॉर्ड रखेगा। और चूंकि एस्टिमेट के बाद वारंट ऑफिस से जाता है, जो एस्टिमेट बनता है उसके बाद उस अगला चरण होता है वारंट सेक्शन का, वारंट ऑफिस का। तो वारंट ऑफिस भी उसकी रिकॉर्ड को रखेगा और एक रिकॉर्ड आपका सेक्शन भी रखेगा, ठीक है। ये हम बताएंगे जब वारंट थोड़ा पढ़ाएंगे। सेक्शन जो होता है उस वारंट में हमने कितना एनआरएम कराया है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसको ओरिजिनल मटेरियल चाहिए रहता है। अभी नहीं मिल रहा, काम चला वो ले लेता है एनआरएम उसके बाद। तो ये मतलब 3 जगह मेंटेन होगा, रेट एस्टिमेट भी करेगा, वर्क ऑफिस भी करेगा और सेक्शन अपना खुद करेगा, ठीक है। ऑल एनआरआर और एनआरएम सेंशन्ड आर पोस्टेड वारंट वाइज इन द रजिस्टर, ठीक है। मतलब वारंट वाइज होगा। इस वारंट में, मतलब इस वारंट में कितने एनआरएम हुए हों, ठीक है। और दो मतलब वारंट वाइज उसके आगे एनआरएम, एक एनआरएम हुआ है 5 kg की जगह 10 kg दिया गया, इस प्रकार से। या 5 ऑपरेशन थे, 6वां एडिशनल ऑपरेशन जोड़ा गया, उसमें लिख दिया जाएगा हीट ट्रीटमेंट। तो ऐसे वारंट वाइज हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अकाउंट ऑफिस आल्सो कलेक्ट द फिगर्स मंथली फ्रॉम द वेरियस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री में जो एस्टिमेट सेक्शन वर्क सेक्शन करता है, वर्क ऑफिस सेक्शन, ये हमने बोला कि हर मंथ क्या है, वारंट की रिपोर्ट अकाउंट भेजता है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट भी करना है ये सारा चीज। तो उसके साथ एनआरएम की भी रिपोर्ट जाती है। तो एनआरएम और एनआरआर ये दोनों की रिपोर्ट जाती है। तो आपका अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 सेक्शन मेंटेन कर रहा है, रेट एस्टिमेट कर रहा है, वारंट ऑफिस कर रहा है, ठीक है, आपका प्रोडक्शन सेक्शन करता है। साथ में ये रिपोर्ट जो है वारंट ऑफिस जो है वो किसको भेज देता है? फैक्ट्री, जो फैक्ट्री अकाउंट ऑफिस को। तो अकाउंट ऑफिस भी मेंटेन करता है और लास्ट में समरी बनाता है कि हर महीने कितना है। हाँ जी सर, अगर यही आ रहा है मेंटेन की क्वेश्चन आ जाए कि ये चारों सेक्शन ऑप्शन में दे दिए जाए, तो हम किसको मान लें? ऑल ऑफ दिस रहेगा ना। देखिए एज पर बुक जो हमने लिखा ये है, ठीक है, रेट एस्टिमेट वारंट ऑफिस। अभी हम आगे वारंट में पढ़ाएंगे तो वारंट ऑफिस भी एनआरएम रजिस्टर मेंटेन करता है, जब वहां भी पढ़ेंगे। तो 4 सेक्शन जनरली मेंटेन करते हैं, ठीक है। आपको आएगा कि एनआरएम जो होता है,
ठीक है। वो जनरली किस मतलब या एस्टिमेट में चेंज होगा तो किस सेक्शन द्वारा होगा, वारंट में एनआरएम होता है। मतलब क्वेश्चन 4 प्रकार के बनेंगे तो हम उसको देंगे। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा ना कल, आप उसमें देखेंगे एनआरएम और एनआरआर के कितने क्वेश्चन बनेंगे किस किस टाइप से, ठीक है। बाकी आप खुद ही जब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, एनआरएम और एनआरआर इन वारंट। अब ये हमने वारंट में देखा कि वारंट में भी रिफ्लेक्ट होगा कि भाई वारंट में होगा कि भाई इसमें एनआरएम किया गया है नहीं किया गया है। तो टू फैसिलिटेट असेटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट एनआरएम और एनआरआर एंड रिप्लेसमेंट वारंट द 5th डिजिट ऑफ द वारंट, ठीक है। द कंजेस्ट मतलब वारंट में 2 प्रकार के वारंट हम पढ़ाएंगे, एक्सेप्ट सिस्टम और सब सिस्टम। तो जनरली क्या है, एक्सेप्ट सिस्टम में 5 डिजिट का जो वारंट होता है, तो अभी केवल याद रखना है कि वारंट जो है 5 मतलब एक वारंट है जिसमें 5 डिजिट है। तो 5वां डिजिट जो है विल इंडिकेट 5th डिजिट, ठीक है। कंट्रोल द नंबर ऑफ एनआरआर और एनआरएम, ये मतलब दिखाएगा। मतलब पहला जो है इसमें देखिए रिप्लेसमेंट वारंट द 5th डिजिट, ये वाला जो पोर्शन हमने दिया है कि एक रिप्लेसमेंट वारंट जो जारी होता है उसमें 5th डिजिट पहला, मतलब शुरू के 4 छोड़ दे, वारंट नंबर है सीरियल नंबर। पहला जो मतलब वारंट में जैसे 5 डिजिट है उसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग में ईयर होता है 3 डिजिट, उसके बाद के क्या होते हैं 3 डिजिट जो सीरीज नंबर होते हैं 001 002 3 ऐसा करके। और 5th वाला जो डिजिट होगा, मतलब यदि हम बोले कि आपसे वारंट में आपके 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, तो ये पहला वाला जो है ईयर को डिनोट करेगा। ये जो 3 लाइन दिख रहे हैं ये सीरीज नंबर, और लास्ट वाला जो है लास्ट वाले के स्थान में ये हो सकता है यदि 1 लिखा है लास्ट में, दैट मीन्स उस वारंट में एनआरआर हुआ है। रिप्लेसमेंट वारंट जब बनेगा ना, देखिए कुछ चीज नया आपने जोड़ा है, ठीक है, कुछ चीज नया जोड़ा है तो एक नया वारंट मिलना, रिप्लेसमेंट वारंट, ठीक है, या हम बोले एडिशनल वारंट, ये आपको मिलना है। तो लास्ट वाला डिजिट में यदि एनआरआर लिखा है इसका मतलब उसमें लेबर जोड़ा गया है, कोई ऑपरेशन ऐड किया है। यदि लास्ट डिजिट में 2 लिखा है इसका मतलब एनआरएम हुआ है, ठीक है। यदि लास्ट डिजिट में 3 लिखा है मतलब रिप्लेसमेंट वारंट है, इसके आगे पढ़ेंगे हम रिप्लेसमेंट वारंट। यदि 4 है इसका मतलब एडिशनल वारंट दिया गया है, ठीक है। और 5वां 5 लिखा है मतलब फॉर वारंट विच हैव बीन इशू द एंटीसिपेटेड ऑफ, मतलब किसी दूसरे एक्सट्रैक्ट से, मतलब ड्यूज था उसमें से कुछ एडिशनल हमने इसमें कवर किया है। किसी वारंट में जैसे एक्सट्रैक्ट में छूट गया, दूसरे एक्सट्रैक्ट से भी हम कभी कभी लेते हैं तो 5th डिजिट का यूज करते हैं। तो ये जो है मतलब वारंट में रिफ्लेक्ट होगा उसका दिया है कि वारंट में किस डिजिट में रिफ्लेक्ट होता है, तो 5वें डिजिट में। तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम से। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया है कि अगर हमको कोई ड्राइंग मिली और उसमें 50 डायामीटर की हमको ड्राइंग बोला बनाना है, हाँ ठीक है ना सर। जी, अब हमारे यहाँ पे उस डाया का यदि मटेरियल नहीं है और नहीं हमारे है, पास 60 या 70 हाँ जी डाया का है जी। ना। तो सर इसमें जब हमारा मटेरियल ज्यादा लगेगा तो लेबर भी ज्यादा लगेगी ना। लेबर लगेगी ना, ऑब्वियसली है लेबर लगेगी। देखिए मटेरियल ज्यादा लगेगा तो फैक्ट्री का घाटा है, मगर जो उसको बना रहा तो उसका नुकसान है ना कि उसमें लेबर ज्यादा लगेगी। तो उस केस में क्या होता है, वहां का इंचार्ज जो भी चार्जमैन है और जेडब्ल्यूएम के थ्रू एक लेटर आरएनडी को भेजेगा कि उसमें हमको एडिशनल मतलब लेबर भी चाहिए, ठीक है। तो वो जो आवर्स है उसको बढ़ा के देता है, मगर ये डिमांड करनी पड़ती है, ठीक है। जनरली क्या है सेक्शन वाले जो होते हैं वो सामने वालों को मटेरियल प्लस दे दिए और बनाओ यही अवेलेबल है, और मतलब ध्यान नहीं देते। तो आप लोग का कर्तव्य होता है कि जब भी बड़ा मटेरियल मिले तो उसका आप चार्ज ज्यादा करिए, ठीक है। सेक्शन तो कुछ करता नहीं क्योंकि उनको मालूम है एज अ टेम्परेरी है, परमानेंट तो है नहीं है, एज अ टेम्परेरी है, अगले जॉब में हो सकता मटेरियल आ जाएगा तो हम ले लेंगे। तो आपका क्वेश्चन सही है, मतलब हमको जो है लेबर मांगना चाहिए और लेबर आप मांग सकते होगे, मिलता है, ऐसा नहीं। तो सर मेरा ये कहना था कि जब हाँ आप एनआरआर के केस में जहां आप कह रहे हैं कि लेबर हमारी ज्यादा लगेगी, हाँ ठीक है सर, हाँ तो हमारा मटेरियल भी तो ज्यादा लग रहा है, तो
एनआरआर बनेगा तो एनआरएम भी तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना सर नहीं उससे। नहीं, जुड़ा हुआ है ना। देखिए, जब एनआरएम होता है तो जरूरी नहीं है एनआरआर हो, याद रखिए। ठीक है, हम एनआरएम करते हैं, हमारी मजबूरी है। ठीक है, फैक्ट्री की मजबूरी है, जॉब बहुत रिक्वायर्ड है, असेंबली है जो लगना है, और मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने बताया था कि 6 महीने से 18 महीने तक लग जाता है। तो उससे पहले जो अवेलेबल है उससे मतलब काम चला लिया जाता है। तो वो फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है। मगर एनआरआर वैसे नहीं। एनआरआर कब किया जाता है? जब कोई ऑपरेशन छूट गया हो। आपको जब वारंट मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग वारंट, उसमें सारे ऑपरेशन आप वॉच कर लीजिए एज पर ड्राइंग। ठीक है, यदि कोई ऑपरेशन जैसे आपने समझ लो उसमें है ड्रिलिंग भूल गया है, ठीक है, ड्राइंग है, उसमें ड्रिल ऑपरेशन भी है, मगर उसका पैसा नहीं जोड़ा गया है कि ड्रिल ऑपरेशन का 15 मिनट एडिशनल मिलना चाहिए, वो नहीं जोड़ा है। तो उस केस में क्या है, आप एडिशनल जोड़वा सकते हैं कि भाई ड्रिलिंग का हमको चार्ज तो दो 15 मिनट या आधे घंटे, जितने भी ड्रिल हैं। तो उसको उस केस में एनआरआर होता है। ठीक है, तो एनआरएम के केस में जरूरी नहीं कि एनआरआर है, मतलब यदि सेक्शन डिमांड करेगा तो ही एनआरआर जोड़ा जाएगा। और दोनों जनरली नहीं जोड़ा जाता, वो अलग अलग वारंट में रहता है। यदि आपको मटेरियल है तो मटेरियल में जोड़ देगा, और 2 वारंट बना देगा। ठीक है, एक में एनआरआर कर देगा यदि पर, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है उसी में फेरबदल करना है ना, तो दोनों के लिए तो दिया नहीं है कि दोनों ही हो सकता है। चलिए, और किसी को क्वेश्चन करना है कर सकता है। तो सर मटेरियल में करेगा और एनआरआर में रेट मतलब लेबर हाँ का टाइमिंग बढ़ा के इन्वॉल्व कर हाँ सकता है। जी, इसके लिए ये है कि 2 बनेंगे। ठीक है, यदि आपको चाहते हो कि लेबर भी आपका बढ़ना चाहिए, एनआरएम भी है, तो एक वारंट जो है रिप्लेसमेंट वारंट में क्या है, लास्ट डिजिट में 1 लिख देगा, एनआरआर के लिए हो जाएगा। और एक में क्या होगा, लास्ट डिजिट में 2 लिख देगा, एनआरएम के होगा। तो 2 रिप्लेसमेंट वारंट बना देगा। सर एनआरआर एनआरआर तो लेबर मटेरियल में लेबर वारंट में बनेगा, और एनआरएम हाँ बिल्कुल मटेरियल वारंट में बनेगा बिल्कुल ना। बिल्कुल सही समझ गए। ठीक है, ठीक है, मटेरियल वारंट और लेबर मैन्युफैक्चरिंग वारंट दोनों अलग ही अलग होते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं बनते। सर हाँ जी। सर जैसे अभी हमने इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेड मटेरियल। हाँ, बेड मटेरियल। तो बेड मटेरियल आपने कहा कि अगर हम आईएफडी के केस में अगर हम बाई चांस जीसीएफ से कोई मटेरियल मंगाते हैं, हाँ जी। है ना, हाँ और जीसीएफ ने जीआईएफ को कोई रिजेक्टेड माल दे दिया, हाँ तो अगर वो यदि वो उस माल को यदि रिप्लेस नहीं कर रहे हैं या उसकी हाँ जगह पे कोई हमको बदल के नहीं मिल रहा है, तो सर हाँ। इसकी रिपोर्ट हमको बोर्ड को तो देनी पड़ेगी ना। नहीं, बोर्ड के देनी पड़ते, ये है वो आपके ऊपर जैसे बहुत बड़ा आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, जनरली क्या होता है, आईएफडी फैक्ट्री में एडजस्टमेंट चलता है। ये मतलब इसमें लिखा है कि आईएफडी फैक्ट्री से मतलब पैसे का लेन देन ज्यादा मतलब वो नहीं रहता है, वो ऊपर से ही मतलब आईएफडी के केस में फंड अलॉट करते हैं। ठीक है, हम लोग सीपी में है तो आईएफडी के केस में फंड अलॉटेड होता है एडजस्टमेंट के लिए, कि जैसे सर 1 करोड़ कर दिया तो वो एडजस्ट कर देते हैं, उसमें अपन क्लेम नहीं कर सकते। सर आप एडजस्ट तो आपने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फैक्ट्री के लिए तो वो एक लाइबिलिटी है ना सर। नहीं नहीं, कि लाइबिलिटी आप है, वो लिखते हैंगे। जैसे अभी मुरादनगर से हमारे यहाँ कास्टिंग आई बियरिंग हाउसिंग की। ठीक है, मैं डील कर रहा हूँ प्रोडक्शन प्लानिंग, तो कास्टिंग आई थी। ठीक है, करीबन 90 कास्टिंग आई। उसमें जब हमने यूटी टेस्ट करवाया तो 12 खराब निकल गए। अब 12 खराब निकल गए तो 12 तो हमको चाहिए ना, चाहिए ना। तो 12 के लिए हमने मुरादनगर को एक लेटर लिखा, जीएम से अप्रूवल लेके बता के सर ऐसा ऐसा हो गया, एक लेटर दिया कि मतलब जो आपने 98 भेजे थे उसमें 12 खराब निकल गए। तो फिर मतलब वहां से जो हमने मेल किया उसका रिप्लाई भी आ गया फैक्स के माध्यम से कि इसके बदले में हम दूसरा दे देंगे। ठीक है, तो वो दूसरा दे रहे हैं। यदि नहीं देते तो उस केस में क्या हम एडजस्ट करते, मतलब हमारा कर्तव्य होता है कि हम सामने वाले को भेजेंगे लेटर, और उनको मतलब अपना रिपुटेशन बनाने के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ता है, वो देते भी हैं। ठीक है, वो जनरली देते हैं। मगर यदि नहीं भी दे रहे हैं तो आप उसको एडजस्ट करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं सिस्टर फैक्ट्री का, ये नियम होता है। सर अभी ये होगा क्या, अब तो ये पीएसयू कल्चर में नहीं नहीं जब नहीं, पीएसयू में नहीं होगा। पीएसयू का अभी जो ड्राफ्ट होगा, एसओपी बनेगा, उसमें सारे एक प्रकार से कॉम्पिटिटर रहेंगे हमारे। ठीक है, मतलब यदि सर दूसरा है तो कॉम्पिटिटर है, उसमें कोई मतलब ये नहीं होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बंदा। सर अभी तो ये हालत है कि
अब लोग अपनी सिस्टर फैक्ट्री को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। नहीं नहीं उनको अभी जहाँ से सस्ता मिल रहा नहीं, है। नहीं, सही सही बोल हाँ। रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो आईएफडी देखिए, जो मैं अभी डील कर रहा हूँ, आईएफडी जो हम लोग प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी 8 फैक्ट्री के ग्रुप है उसको हम सिस्टर फैक्ट्री बोल रहे हैं। उसमें आईएफडी में हम प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे हैं 15%, ठीक है। मतलब जो हमारी आवेल की 8 फैक्ट्री हैं उसको सिस्टर फैक्ट्री बोल रहे हैं, और उसमें यदि हम आईएफडी प्लेस करते हैं कि कोई कास्टिंग मंगाना है तो, या हमको सिस्टर फैक्ट्री को देना है, तो यदि हमको देना दैट मीन्स हम बेच रहे हैं, तो उसमें हम प्रॉफिट ऐड नहीं करते हैं। सामने वाला जो दे रहा है वो भी मटेरियल कॉस्ट लेता, प्रॉफिट ऐड नहीं होता। परंतु इंटर डीपीएसयू करते हैं इन केस ऑफ जीआईएफ। तो ठीक है, जीआईएफ हमारा दूसरा फैक्ट्री अवेल में नहीं आता है, तो वहां से जब कास्टिंग लेते हैं तो वो 15% मतलब प्रॉफिट जोड़ लेता है, ठीक है। 3% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ लेता है, पैकिंग चार्ज जोड़ लेगा, सारा चार्ज जोड़ के मतलब हमको महंगा, पहले जो सस्ता देता रहा महंगा देने लगा। वो आप सही बोल रहे हैं, सारे लोग अपना मतलब कमाई करेंगे। चलिए ठीक है, मतलब और किसी का क्वेश्चन हो गया? सर ये आरआर और हाँ। एनआरएम ये तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए अलग अलग वारंट तो बनेगा ही ना? नहीं नहीं, वही साथ में बढ़ रहे हैं। मतलब मटेरियल वारंट जैसे अभी बताया ना, एक मटेरियल वारंट में क्या होता है, मटेरियल तो एनआरएम कर दीजिए, और लेबर वारंट जो होगा उसमें लेबर जोड़ता है, तो लेबर में एनआरआर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें मटेरियल की कमी हो रही है और हम वो दूसरी जगह से मटेरियल ले रहे हैं, हाँ हाँ अपना मटेरियल तो बढ़ा, उसके लिए एक वारंट बन गया, हाँ जी। तो साथ में लेबर बढ़ी तो उसके लिए एक अलग से भी तो वारंट बढ़ेगा ना? नहीं, वारंट तो बढ़ जाएगा, वारंट बढ़ जाएगा, रेफरेंस रहेगा कि इस वारंट जो है, इस वारंट नंबर के अगेंस्ट में एक नया वारंट जारी किया गया, ठीक है। तो वारंट तो बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो दोनों साथ में ही बढ़ रहे हैं ना? हाँ जी, उससे फर्क नहीं आ रहा ना, वारंट बढ़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। सर ये जो 5 नंबर डिनोट कर रहे हैं आप, वो लाइन एक बार और बता दीजिए। देखिए, 5 फॉर वारंट विच हैव बीन इशूड टू एंटिसिपेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि एक्सट्रैक्ट, कई एक्सट्रैक्ट हमारे पास फैक्ट्री में अलग अलग एक्सट्रैक्ट आते हैं ना, जैसे समझ लो गन का आया, 2-4 प्रकार के गन है, तो अलग अलग पार्ट के हैं, तो किसी दूसरे एक्सट्रैक्ट में यदि मटेरियल अवेलेबल है तो उस एक्सट्रैक्ट से हम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे एक्सट्रैक्ट से भी हम मटेरियल को लिया जा सकता है, तो उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि इस एक्सट्रैक्ट से हमने मटेरियल ले लिया। तो कभी कभी ये होता है कि फलाने एक्सट्रैक्ट से हमको कुछ चीज ऐड करना होता है, तो वो वारंट में हम ऐड कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है, मतलब ये 3 जो है हमेशा एग्जाम में पूछते हैंगे। आप लास्ट ईयर का जितने भी साल के पेपर देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आप भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि यदि किसी वारंट के 5th डिजिट में 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एनआरआर, एनआरएम या रिप्लेसमेंट वारंट एडिशनल। यदि किसी वारंट के 5th डिजिट में 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो ये आप बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा पैसा है, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए पहले नंबर में आता है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा मनी, हम जाते हैं मनी के लिए, इसलिए एनआरआर पहले देखेंगे ऑपरेशन, उसके बाद मटेरियल होगा, जब मटेरियल होगा तो उसके बाद रिप्लेसमेंट आएगा ही, रिप्लेसमेंट होंगे, रिप्लेसमेंट मतलब अलग से आप दीजिए, कुछ एडिशनल दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे एक्सट्रैक्ट से कुछ ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप टर्म्स बना के उसको रट लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला हम कल पढ़ेंगे। हाँ, और कुछ पूछना? सर कई बार सर कुछ जगह पे ये भी देखने को मिलता है कि वारंट की जहाँ पूछा जाता है कि वारंट कितने अंकों से कितनी संख्या होती है। हाँ, तो वारंट कितने अंकों का होता है? वारंट कितने अंकों का तो होता है 11 सर? जैसे डिजिट का होता है और 5 डिजिट का। तो सर ये 5 डिजिट का अलग होता है और 11 अंकों का अलग होता है हाँ क्या? देखिए, जब एक्सेप्ट सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सेप्ट सिस्टम जहाँ एक ही प्रकार के कंपोनेंट बनते हैं, तो कंपोनेंट के हिसाब से वहाँ 5 डिजिट का होगा। और जहाँ सब सिस्टम होंगे, बड़ी बड़ी असेंबलियां बनती हैं, जैसे एक धनुष गन बनाना है तो उसमें बहुत सारे होंगे, तो एक यदि मतलब वारंट है उसमें बहुत सारे हैं तो सब वारंट बना लेते हैं, एक मतलब एक एक्सेप्ट के अंदर बहुत सारे वारंट 01 02 0 ऐसा बनते हैं। तो जहाँ क्वेश्चन आएगा कि सब सिस्टम में वारंट कितने डिजिट के होते हैं, तो 11 लिखिए, जहां पे आता हैगा
मतलब एक्सेप्ट सिस्टम पे तो वहाँ 5 है, तो ये हम पढ़ेंगे, इसका आप चिंता नहीं करिए। 5 डिजिट वाला, 11 डिजिट वाला नेक्स्ट क्लास में जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं वारंट, तो वारंट में हम ये पढ़ेंगे कि वारंट के 2 टाइप जो हैं उसमें हम ये कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास इतने ही लेते हैं, कल जो सर, हमारा टेस्ट होगा। हाँ जी, ये जो अभी आपने NRM और NRR ये जो बताया सर, ये दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाएंगे जब ये 5 आएगा? नहीं नहीं, लास्ट डिजिट, हाँ, लास्ट डिजिट, जैसे मतलब हाँ, बाएं साइड आएगा। ठीक है, बाएं साइड मतलब जैसे आप 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो 5 डिजिट, 5वां अच्छा, डिजिट। ठीक हाँ है, ठीक सर, ठीक। लास्ट वाला उसमें जी लिखा जी। आएगा, पहला वाला डिजिट जो याद रखिए ईयर रहता है। ठीक है, पहला डिजिट ईयर, अच्छा। 3 हाँ डिजिट जो है बीच के वो हाँ सीक्वेंस रहते हैं, सीरीज नंबर, मतलब 001 अच्छा। 002 ऐसा हाँ बढ़ते जाएगा हाँ, 999 तक, और 5वां डिजिट जो होता है वो वही आपका वही बताया। चेंज होता है, वही चेंज हाँ जी, होता है ये। जी जी जी। चलिए ठीक है, सर ओके। हाँ जी, सर ये सर सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे वारंट की एक संख्या बताइए ना सर, कोई एग्जांपल दे दीजिए अगर हो तो आपके पास। नहीं, वो वारंट की 5 अंक का जो है वो सर। देखिए देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन से वो करते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन अच्छा शेयर नहीं हो पा रही, 1 मिनट जरा। बाकी एक क्वेश्चन सेशन चल रहा है, जिसको लीव होना है वो लीव हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मतलब आपका हो गया, इसमें हम एक लिख के बताते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे आपका ये समझ लो वारंट है, पहले ईयर जोड़ दिया, मतलब 2003 चल रहा तो 3 ले लेते हैं। उसके बाद हमारा होता है मतलब 001 ले लिया, इसके बाद 5th डिजिट में हमने 3 कर दिया। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो 5वां डिजिट है, ठीक है, ये वाला आपका ये 5वां डिजिट ये चेंज हो गया। अगला वाला वारंट है, यदि हमने जैसे ऐसे ही किया कि 300 मतलब ये 12 है और आखिरी डिजिट जो हो गया कर दिया 1, तो ये लास्ट वाला डिजिट जो है ये हमको देखना है। ठीक है, मतलब 3 और 5। तो यदि हम फिजिकल रूम में देखेंगे ना तो फैक्ट्री में ये नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग परेशान नहीं होना। फैक्ट्री में जो मिलता है ईयर आपको लिखा रहेगा, मतलब ये 18 है तो 18 लिखा रहेगा। जनरली वारंट क्या होता है, फैक्ट्री में 10 डिजिट का लिख रहे हैं। ठीक है, तो यदि किसी मतलब फैक्ट्री में बहुत सारे कंपोनेंट वाले काम होते हैं, जैसे धनुष में लगभग 2 से 2,500 कंपोनेंट यूज होते हैं। ठीक है, उसमें भी पूरा बहुत सारी चीज, तो यहाँ पे ईयर वाला पहले ले लेते हैं, मतलब लिखने का अलग अलग तरीका है। ईयर ले लिए, उसके बाद फिर 0000001 कर दिया, उसके बाद फिर लास्ट के डिजिट 1 ले लेते हैं। मतलब इस प्रकार से 10 डिजिट तक हम यूज करते हैं, 2 4 6 8 9 और 1 10, मतलब ये। तो ठीक है, सर अगर अपन एग्जाम को ध्यान में दे के बात कर तो रहे फिर हैं 5 और 11 तो ही अगर रखना कहा है। ठीक है, 5 हो गया। 5 11 के अलावा मत याद रखना कुछ, नहीं तो आप वो हो जाओगे गलत। जैसे MIS नंबर जो होता है फैक्ट्री में 7 डिजिट का होता है, कहीं 9 डिजिट का होता है 5, तो जो हम पढ़ाएंगे वही याद रखना। तो हमने 2 चीज बस पढ़ाया है कि एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सेप्ट सिस्टम मतलब आपका EXCEPT, एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सेप्ट सिस्टम में 5 डिजिट का वारंट। ठीक है, और दूसरा जो है सब सिस्टम में जो हो गया 11 डिजिट का वारंट। ये मतलब आपको याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है। ठीक है, ये 2 जो लाइन है कि एक्सेप्ट सिस्टम में 5 डिजिट का और सब सिस्टम में 11 डिजिट, केवल ये बस याद रखिए, बाकी चीज आप सब भूल जाइए कि ये होता है 8 का होता है 9 का होता है, ये हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, केवल आपको 2 पढ़ा रहे हैं, 5 डिजिट 11, और यही एग्जाम में आता है, इसके अलावा नहीं आता है। तो सर चलिए, हाँ जी, सर ये जैसे आपने बताया सर, जैसे हम सबसे ऊपर का वारंट लेके चलते हैं, इसमें लिखा 30013। हाँ 3 तो हो गया सर अपना ईयर हाँ, 2003। ईयर हो गया, मतलब 2003, तो ईयर में 1 डिजिट में तो डिनोट कर नहीं सकते ना, ये आपको भी मालूम है, होगा ना।
मतलब बुक में लिखा मगर नहीं कर सकते जनरली। जी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा लेना पड़ेगा, मतलब 2000 जैसे 22 चल रहा तो 22 लीजिए, ऐसा डिनोट कर सकते हैं अपने लिए सुधार के साथ। मगर उन्होंने शुरू में जो बनाया कि एक डिजिट ईयर का होगा, तो एक डिजिट ईयर कैसे हो सकता है, आप खुद ही आपको नहीं समझ में आएगा। एक डिजिट में साला 2001 2 3 4 तो लगेगा, जब 11 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सर बनाने के लिए बना दिया। हाँ जी, तो सर मेरा ये कहने का मतलब, और बीच के अंक क्या डिनोट करते हैं, क्या दिखाते सीरीज हैं? नंबर, सीरीज नंबर। कौन सी सीरीज सर, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वही? नहीं, वारंट कितने हो गए, जैसे अब 50 वारंट हुए तो 001 002 लास्ट में 050 आएगा। ये सीरीज मतलब वो तो कितने वारंट, उस एक्सट्रैक्ट में कितने वारंट जारी हो गए। एक एक्सट्रैक्ट मिला है, ठीक है, यदि आपको 500 केजी का बम बनाने का मिला है, तो अब 500 केजी का है तो एक बार में तो वारंट नहीं बना लेंगे, पहले 10 केजी 10 का लॉट, फिर 10 का लॉट, ऐसे ऐसे करेंगे ना। तो पहले 001 002 003 ऐसा, मतलब उस एक्सट्रैक्ट की क्वांटिटी के बराबर धीरे धीरे मतलब वारंट जारी किए जाते हैं। तो वो सीरीज नंबर होते हैं बीच के 3। ओके सर। चलिए ठीक है, अब ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, कल देखते हैं वो, मतलब परसों क्लास वारंट होगी, कल टेस्ट में आएगा यही, और इसका नोट्स जस्ट 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितना आज हमने पढ़ाया है। और जो स्टैंडर्ड एसएमएच का छूट गया था उसका भी नोट्स आज भेज देंगे। जी सर, थैंक यू सर। और एक ईमेल भेजे, मतलब फॉर्म भेजेंगे जिसे आप फिल कर दीजिए, ईमेल उसमें रहेगा, नाम रहेगा, फैक्ट्री रहेगा, ये उससे क्या होगा, वो गूगल ड्राइव से कनेक्ट होगा। यदि किसी कारणवश आप हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो वीडियो जो हो गई ओपन हो जाएगी, ठीक है, वो वीडियो केवल उसी दिन के लिए रहेगी, और जब मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा वही बस देख सकता है, ठीक है। उसके बाद कभी ऐसा डिमांड होगा कि जैसे आज आप कहीं शादी में चले गए या किसी कार्यक्रम में, तो आप वो हमसे फोन में डिमांड करेंगे तो वो दूसरे दिन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और सर हाँ सर जी, अगर आपके इस वीडियो को, जैसे आज आपने 1 घंटे की क्लास पढ़ाई, हाँ इसको यदि हमको रिपीटेड वीडियो देखना है तो इसके हाँ, लिए कुछ नहीं है क्या सर? नहीं नहीं, रिपीटेड के लिए नहीं है भाई साहब, ठीक है। नहीं है। रिपीटेड के लिए देखो रहता सब है, मगर क्या है बता रहे ना, वायरल हो जाते हैं, आप मिसयूज होगा, इधर ठीक है ना भेजोगे सर? वहाँ, सबका विश्वास नहीं होता। हमको क्या पढ़ना है, हमसे बार बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है सर।